आज की क्लास में हम लोग अपना कंटूर स्टार्ट करेंगे जो सर्वे सेकंड का आपका पहला चैप्टर है। एक चीज जान लीजिए, यहाँ पे कंटूर क्या होता है, डेफिनेशन से लेकर के इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है उसका सिलेबस सबसे पहले देख लेंगे। हमने पूरा सर्वे सेकंड का सिलेबस आपको ऑलरेडी दिखा रखा है, लेकिन ये जो सिलेबस होगा वो केवल कंटूर चैप्टर का होगा। तो हम लोग पॉइंट्स जो चैप्टर में दिए गए हैं वो पूरे के पूरे कवर कर रहे हैं कि नहीं, इसका भी समय समय पर आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग दिखा देते हैं सबसे पहले सिलेबस क्या है। पहला चैप्टर है कंटूर और उसका सिलेबस क्या है एक बार गौर कर लीजिए। चैप्टर का नाम है कंटूर। ये सिलेबस मैंने कहां से लिया है, यह आपके पीडीएफ में अवेलेबल होगा आपके बोर्ड की साइट पर। आपके बोर्ड के साइट पर ये पीडीएफ अवेलेबल होगा, उसमें से ही मैंने कंटूर का ये चैप्टर उठाया है। क्योंकि हिंदी में नाम होते नहीं है, बोर्ड के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं वो हिंदी माध्यम और इंग्लिश दोनों ही लोगों के लिए कर रहे हैं, दोनों ही लोगों को समझ में आएगा। और आप लोग को मालूम है कि चैनल पे आपको नोट्स भी दोनों अलग अलग लैंग्वेज में मिल जाती है। ठीक है, आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंटूर में, देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले आपका आता है पहला चीज कि कंसेप्ट ऑफ कंटूर्स, यानी कंटूर्स का अवधारणा क्या है उसके बारे में जानना। पर्पज ऑफ कंटूरिंग, यानी कंटूरिंग करने का उद्देश्य क्या है। अवधारणा मतलब होता है कि उस वो होता क्या है, पहले ये तो जान लीजिए। और चलिए वो होता है तो उसका हमें क्या करना है, हमारा पर्पज क्या है उसके पीछे का। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कंटूर इंटरवल क्या होता है और हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या होता है, ये दोनों चीजें। और कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो कंटूर इंटरवल को प्रभावित करते हैं, यानी फैक्टर दैट अफेक्टिंग कंटूर इंटरवल। यानी कंटूर इंटरवल और हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या होता है इसको समझेंगे, साथ में फिर ये भी समझेंगे कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो कंटूर इंटरवल को प्रभावित करेंगे। अभी तो आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा, हो सकता है कि सर ये सब क्या है, बट चिंता मत करिए, अगले कुछ ही मिनटों में आपको समझ में आने लगेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर, कंटूर्स के क्या क्या अभिलक्षण होते हैं। फिर उसके बाद पढ़ना है मेथड ऑफ कंटूरिंग, ये है कंटूर की विधियां कौन कौन सी हैं, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मुख्य रूप से आते हैं। और यूजेज ऑफ स्टेडिया मेजरमेंट इन कंटूर सर्वे, साथ साथ इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर्स, यूजेज ऑफ कंटूर मैप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं जब पढ़ाता हूं तो सबसे पहले कोशिश करता हूं इसी को पढ़ा दूं कि कंटूर मैप के अनुप्रयोग कौन कौन से, क्या क्या प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद में ये सब पढ़ाऊं कि ड्राइंग, क्रॉस सेक्शन, ये सब ही यूजेज है। कंटूर के जो यूज बोला है ना कि हमें क्या क्या यूज करना है, तो हम लोग उससे क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं कंटूर मैप के माध्यम से। मार्किंग अलाइनमेंट ऑफ ए रोड, किसी रोड का अलाइनमेंट निर्धारित कर सकते हैं। रेलवे एंड कैनाल ऑन ए कंटूर मैप, साथ में कंप्यूटेशन ऑफ अर्थवर्क एंड रिजर्वायर कैपेसिटी फ्रॉम ए कंटूर मैप, ये सारे कंटूर के यूजेज हैं। मतलब ये जो यूज है ना, मतलब कंटूर की मदद से हम रोड का अलाइनमेंट बना सकते हैं, हम कंटूर की मदद से रेलवे और कैनाल का कंटूर मैप बना सकते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ अर्थवर्क यानी मिट्टी के कार्य की गणना कर सकते हैं। ये सब काम कंटूर से हम कर सकते हैं। ठीक है, पहले पहले समझे कंटूर क्या है, तब तो ये सब बवाल समझ में आए। ऐसे देखने पे तो कुछ मजा नहीं आया, लेकिन मैं दिखाया क्यों हूं, मैं इसलिए दिखाया हूं कि बाद में जब पढ़ लूंगा तो दोबारा दिखाऊंगा। जब हम आपको इसको पढ़ा देंगे तो दोबारा दिखाएंगे कि क्या अब ये सब टॉपिक आपको समझ में आ रहे हैं, क्या अब इनसे जुड़ी हुई बातें आपको क्लियर हो रही हैं। इन चीजों के लिए हम लोग इसको दोबारा भी देखेंगे। तो आज हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि कंटूर होता क्या है, परिभाषा से लेके अन्य सारी चीजों को। ठीक है, कंटूर नाम है कंटूर, और इसको हिंदी में कहते हैं समोच्च रेखा। समोच्च रेखा, कंटूर लाइन भी कह सकते हैं इसको, जनरली कंटूर भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कंटूर रेखा, ठीक है ना। तो कंटूर रेखा क्या होती है, सबसे पहले एक चीज जान लीजिए। मैं आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में परिभाषाएं बताता हूं, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। ठीक है, जो लिखने वाला मैटर है वो आपका, वो या तो आप सुन के लिख सकते हैं, क्योंकि मैं इस पर लिखूं वो टाइम जाएगा, या तो फिर आपके पास नोट्स तो मिलता ही है, आपको नोट्स रहता है उसमें सब कुछ लिखा रहता है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे कंटूर रेखा क्या होती है, तो एक चीज जान लीजिए, यह एक काल्पनिक रेखा है जो एक समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाते हुए खींची जाती है। यह एक काल्पनिक रेखा है जो एक समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाते हुए खींची जाती है। दैट मीन्स कंटूर इज एन इमेजिनरी लाइन दैट कनेक्ट्स द पॉइंट ऑफ इक्वल एलिवेशन। कंटूर इज एन इमेजिनरी लाइन दैट कनेक्ट्स द पॉइंट ऑफ इक्वल एलिवेशन, यानी यह समान ऊंचाई के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है। और साथ में मैंने पूरी परिभाषा क्या लिखी, इट इज एन imaginary line that connects the points of equal elevation.
पहली बात की इसकी परिभाषा में मैंने बोला यह एक काल्पनिक रेखा है, यानी कोई ऐसी वास्तविक रेखा एग्जिस्ट नहीं करती है। ये काल्पनिक रेखा है जो समान ऊंचाई के, जो इक्वल एलिवेशन यानी समान ऊंचाई के बिंदुओं को मिलाती है, कनेक्ट करती है यानी मिलाती है। ये हमने एक जनरल सी परिभाषा समझ ली, ठीक है ना, कि कंटूर क्या होता है। ठीक है, अब एक चीज और यहाँ पे ध्यान लीजिएगा कि कई बार अब इसका जरूरत क्या पड़ा हमें, तो एक चीज जान लीजिए, जब भी हम किसी चीज को दर्शाना चाहें तो हम लोग मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल के तौर पे मैं दूं, मेरा एक घर है, सपोज एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया, एक घर है ऊपर से और ये ऐसा दिख रहा है, ध्यान समझिएगा, ये घर ऐसा है जिसका एक कमरा ऐसा दिख रहा है। ठीक है, हमने इसका प्लान बनाया, ध्यान समझिएगा, प्लान बनाया हमने, यहाँ पे ध्यान समझिएगा, प्लान बनाया। तो जब ऊपर से हम देख रहे हैं इसको टॉप व्यू से, तो मान लीजिए कि ये आप इसका 4 है और ये इसका 6 है, तो हमको प्लान में क्या दिखेगा, प्लान में हमको दिखेगा ये 4 और यहाँ से ये दिखेगा 6 और हम इसको मिला देंगे, ये हमारा क्या हुआ, प्लान हुआ। ठीक है ना, ये इसी का प्लान है, ये इसी का क्या है, प्लान है। अब हम एक और लेते हैं, एक और रूम का कमरा लेते हैं, ध्यान समझिएगा, एक और कमरा लिया हमने, एक और कमरा हमने लिया, जिसमें दिक्कत ये है कि इसका एक साइड ऊंचा है और एक साइड नीचे है, तो इसका भी ये वाला हाइट जो है वो 6 है, ध्यान समझिएगा, और ये वाला जो इसका चौड़ाई है वो आपका क्या है, 4 है। जब हम लोग इसको, अच्छा 6 बस एक तरफ की दीवार ऊंची है, जब इसको हम लोग टॉप व्यू से इसका प्लान देखेंगे ना, इसका प्लान, तो प्लान में ये भी ठीक इसी के जैसा दिखेगा, प्लान में भी ये ठीक इसी के जैसा दिखेगा, क्योंकि प्लान में केवल ये दिखेगा 6 और ये दिखेगा 4। यानी ये दो तरह के कमरे थे, एक कमरा जिसका ढालू छत टाइप का बना था, एक प्लेन था, लेकिन दोनों का प्लान एक जैसा दिखा। क्यों दिखा, क्योंकि प्लान में केवल और केवल हम लोग क्या दिखाते हैं कि टॉप से क्या दिखा उसका प्रोजेक्शन दिखता है। प्लान जनरली क्या होता है, प्रोजेक्शन। लेकिन एक चीज जान लीजिए, यही मैप, ये जो मैप बना है ना, या जो प्लान बना है ना, यदि इसी मैप को हम लोग कंटूर मैप के माध्यम से बनाते, कंटूर मैप के माध्यम से, तो ये हम लोगों को साथ साथ में, मतलब कंटूर मैप हमको हेल्प करता है, साथ साथ में एलिवेशन की भी जानकारी देता है। यानी प्लान में हम लोगों को एलिवेशन की भी जानकारी देता है। एलिवेशन की भी जानकारी मतलब एलिवेशन को भी ये क्या करता है, इंक्लूड कर रहा है। यानी कंटूर रेखा से बनाया कोई नक्शा कहीं ना कहीं हमें ऊंचाइयों की भी जानकारी देता है। वैसे तो आप नक्शे को देखकर ये नहीं बता सकते हैं कि इसमें कौन सा बिंदु कहाँ होता है, लेकिन कंटूर मैप में सभी बिंदुओं को जो लाइन कनेक्ट करती है उसकी ऊंचाइयां भी दर्शाई गई रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम लोग अभी आप पिछले जो सर्वे फर्स्ट है उसमें आपने चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था लेबलिंग। यानी लेबलिंग आपको क्लियर होना चाहिए दोस्त, तभी आपको क्या समझ में आएगा, कंटूर समझ में आएगा। पूरा नहीं, लेकिन कम से कम लेवलिंग में कुछ बातें जो प्राइमरी एक दो चीजें हैं वो समझ में आनी चाहिए। अगर यदि आप ठीक से लेवलिंग नहीं पढ़े हैं तो मेरा सलाह है कि YouTube पे फ्री वीडियो मेरी पड़ी हुई है लेवलिंग की, YouTube की फ्री वीडियो लेवलिंग की मिल जाएंगी। पुराना जो मेरा वीडियो पड़ा हुआ है वो आपको मिल जाएगा, उसको आप देख करके अपना लेवलिंग टॉपिक क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। यदि आपको नहीं मिले तो आप उसको बात करके या फिर व्हाट्सएप के थ्रू मांग सकते हैं उसका प्लेलिस्ट। ठीक है, तो कंटूर नक्शा पहली बात की समान ऊंचाई के बिंदुओं को मिलाता है, यानी उसकी अपनी एक ऊंचाई होती होगी। कंटूर लाइन क्या होता होगा, एक लाइन यदि हम लोग ऐसे खींचे हैं, ऐसे मान लेते हैं कंटूर लाइन है, तो ये सभी समान ऊंचाई के बिंदुओं को मिलाया है। सपोज करिए कि ये बिंदु 100 है, इसका ऊंचाई, ये भी 100 है, सभी 100 रहेंगे तभी तो ये मिलाएगा, या फिर सभी 99 रहे, सभी 99.5 रहे, सभी जो है 10 रहे, सभी 20 रहे, मतलब ऊंचाइयां समान होगी तभी उनको मिलाने वाली रेखा क्या कही जाएगी, कंटूर लाइन कही जाएगी, कंटूर लाइन कही जाएगी। ठीक है, अब एक चीज समझेंगे, कंटूर लाइन को हम कैसे, अच्छा हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारी नाक की सीध में जितने पॉइंट हैं सबको मिलाइए तो कोई रेखा दिख तो रही नहीं है, कोई लाइन दिख तो नहीं रही है, तो इसलिए कंटूर को एक काल्पनिक रेखा कहा गया है, लेकिन कागज पर इसको दर्शाया जा सकता है। मैं एक एग्जांपल दूं कि कागज पर एक प्लान भर बना देने से कैसे एलिवेशन की जानकारी मिलती है, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं ध्यान से। अभी एग्जांपल के तौर पे, आगे तो अभी बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन मैं बोलूं कि चलिए एक कंटूर लाइन ऐसा है, ठीक है,
और इसका जो आरएल है यानी इसकी जो ऊंचाई है वो हमने कह दिया है कि ये 60 मीटर है। इसका ऊंचाई क्या है, 60 मीटर है। इसी तरीके से हमने एक और लाइन बनाई और इसकी ऊंचाई हमने कहा कि 70 मीटर है। एक और कंटूर है यहाँ पे, इसकी ऊंचाई जो है वो 80 है और यहाँ पर जो है वो 90 है। इसकी ऊंचाई जो छोटा सा है वो 90 है। यानी ये सब घेरे जो बने हैं ना, उनकी एक ऊंचाइयां इस समय आपको प्लान में दिख रही है। ये क्या है, ये ऊपर से देखने पर प्लान है। ये क्या दिख रहा है हम लोग को, ऊपर से देखने पे प्लान ऐसा दिख रहा है। आपको दिख रहा है कि ये कैसा बनेगा वास्तव में। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको केवल बता रहा हूं कि अगर इसका हम क्रॉस करके प्रोजेक्शन बनाएं, इसका यदि हम लोग क्रॉस करके प्रोजेक्शन बनाएं तो ये कैसा प्रोजेक्शन ड्रॉ करेगा। तो आपको एक चीज जान लीजिएगा, अभी मैं समझाता हूं थोड़ी देर में, एक सेकंड के लिए बस इस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। बस आप इधर नोटिस करते रहिए, आपको चीजें अभी थोड़ी और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे चलिए, हम लोग ड्राइंग शीट पे प्रोजेक्शन गिराते थे ना, जब ड्राइंग पढ़े होंगे आप लोग तो आप प्रोजेक्शन गिराते थे। मैंने प्रोजेक्शन यहाँ पे गिरा दिया, ठीक है। और मान लिया कि ये सबसे निचला बिंदु जो है एलिवेशन, प्लान से एलिवेशन बना रहा है, ये सबसे निचला बिंदु जो है वो ये, क्योंकि बाहर वाला घेरे पे सभी बिंदु 60 के हैं तो ये 60 की लाइन है। इसको मान लेते हैं कि ये 70 का लाइन है, इसको मान लेते हैं कि ये 80 की लाइन है और इसको मान लेते हैं ये 90 की लाइन है, ठीक है। 100 की भी हो सकती है यदि हमसे कहा जाए तो, ठीक है ना। चलिए, यहां पर हमने ये समझ लिया कि यहां पर एक बड़ी सी बाउंड्री थी, एक बड़ा घेरा था और उसके सबसे जो बड़ा घेरा है उस पर सभी बिंदुओं की ऊंचाइयां 60 है। यानी अगर हम थोड़ा सा उसके अंदर देख रहे हैं तो एक छोटा घेरा है, उसकी ऊंचाइयां ज्यादा है। यानी वास्तविकता ये हुआ कि एक बड़ा घेरा है, उससे कुछ ऊपर उठ करके माने 60 से 70 मीटर पर एक छोटा घेरा है, 70 से फिर 80 मीटर पे एक और छोटा घेरा और 90 मीटर पे एक और छोटा घेरा। यानी 10-10 मीटर की ऊंचाई पर आरएल क्या होते हैं, ये 60 मीटर क्या है, ये 60 मीटर उस रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं की ऊंचाई है। यानी इसको कहेंगे एक 60। अभी देखो समझा रहा हूं, अभी तुमको केवल कंसेप्ट बता रहा हूं, अभी कोई टॉपिक में नहीं बता रहा हूं, इसमें बताऊंगा, थोड़ा सुनो ध्यान से। यानी यदि हम ठीक से समझें तो ये सारे घेरों की ऊंचाइयां बताई रहती हैं और कंटूर मैप कोई भी हो, हर कंटूर रेखा का अपना एक वैल्यू होता है यानी मान होता है। कंटूर रेखा की मान असल में उस रेखा की ऊंचाई होती है। तो अगर मैं एक बड़ा घेरा देख रहा हूं कि ये 60 का है और छोटा घेरा जो है ऐसे छोटा हुआ है प्लस ऊपर गया है, मतलब कहीं ना कहीं ऐसे गया है, फिर और ऊपर फिर और ऊपर, तो ये एक पहाड़ी की आकृति बना रहा है। यानी हम लोग कह सकते हैं इसके प्लान को देख करके ही हम बता देंगे कि ये कोई ना कोई क्या है, हिल है। ये कोई ना कोई क्या है, हिल है। यदि आप नहीं समझ पा रहे तो ऐसे समझिए कि आप 60 वाला घेरा है ना, 60 वाले घेरे से दो प्रोजेक्शन, एक यहाँ नीचे आया है तो हम यहाँ पर इनकी ऊंचाइयां लिख रहे हैं 60, 70, 80 और 90। चलिए 60 वाले से नीचे आते हैं, यहाँ एक निशान लगाते हैं। फिर अगला घेरा कौन सा है, 70 मीटर का है तो यहाँ से आते हैं 70 पे एक निशान लगाते हैं। फिर अगला घेरा 80 का है, 80 से फिर आते हैं यहाँ निशान लगाते हैं। 90 वाला छोटा घेरा यहाँ से आते हैं यहाँ निशान लगाते हैं 90 पे, ठीक है ना। यानी 80 पे 90 पे। फिर अगला घेरा फिर 90 का है तो 90 पे एक निशान और लगा। फिर 90 के बाद ये 80 का, 80 पे जाएंगे, 80 यहाँ सामने यहाँ लगा दिए। फिर अगला घेरा ये कितना है, यहाँ पे देखिएगा ये वाला जो बार है 70 वाला घेरा है, 70 पे आए तो 70 यहाँ है और फिर लास्ट वाला घेरा तो फिर वही घूम के 60 ही वाला है और 60 यहाँ आ गए। यदि हम इन सभी बिंदुओं को आपस में कनेक्ट करें तो हम देखेंगे कि एक पहाड़ी की आकृति ले रहा है, एक पहाड़ी की आकृति ले रहा है। यानी हम ये साफ सुथरा देख पा रहे हैं कि कंटूर द्वारा जो बनाया गया प्लान था उससे हमने ड्रॉ करके तो देखा कि ये पहाड़ी दिख रही है, लेकिन बिना ड्रॉ किए भी आप अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि ये एक पहाड़ी को शो कर रहा है, ठीक है ना। इसी तरीके से ऑन द अदर हैंड यदि अगर हम लोग इसकी बात करें कि ये जो बना हुआ है हिसाब किताब, ये जो बना हुआ है, यदि हम लोग इसका इसी तरीके से प्रोजेक्शन केवल बदल दें, केवल बदलने में क्या बदल रहा है, सेम यही चीज है, बस हम लोग इसका नाम थोड़ा सा बदलना चाहेंगे। क्या नाम बदलना चाहेंगे देखिएगा यहाँ पे। अब ये अंदर की तरफ ध्यान दीजिएगा जरा, ये अंदर की तरफ कुछ इस टाइप से हिसाब बना रहा है कि ये बाहर वाला 60 था ना, अब बाहर वाला 100 हो गया, बाहर वाला 100 हो गया।
उसके बाद अंदर वाला घट रहा है, देखिए वो अंदर की तरफ बढ़ रहा है और 60 से 90 हुआ है। अब ये 100 से उल्टा 90, 80 और ये 70 हो गया, ठीक है ना। ये ऐसे घटा है और इस पर भी प्रोजेक्शन हमें बनाना है। तो इसका प्रोजेक्शन जब बनाएंगे तो आप अच्छे तरीके से देखिएगा, इस पर भी हमने ऊंचाइयां दर्शाई ऐसे अलग अलग। तो देखो ऊंचाइयां कभी नहीं बदलने वाली हैं, ये नीचे हमेशा 70 रहेगा या 60 जो भी है, 80, 90 और 100, क्योंकि ऊंचाई तो ऐसे ही बढ़ती है। 60 से 90 पहुंचा है, ये 70 से 100 पहुंचा है, कोई बात नहीं। जरा इसको भी समझ के देखा जाए। ये देखो एक बड़ा घेरा है जो ऊंचा है। बड़ा घेरा जो है दूसरे वाले फोटो में यदि तुम ठीक से देखो तो ये जो बड़ा घेरा है ये ऊंचा है। इससे छोटा वाला घेरा, जैसे बड़ा वाले की ऊंचाई 100 है और छोटा घेरा जो है ना वो ऊपर नहीं गया 110 पे, वो नीचे गया है, नीचे गया है, नीचे गया है। सबसे छोटा घेरा का आरएल काफी कम है, 70 है। यानी हम ये साफ सुथरा कह सकते हैं कि ये ऐसे करके एक गड्ढा बना रहा है, यानी एक डिप्रेशन का निर्माण कर रहा है। तो ये कैसे बना, इसको देख लो। ये बड़ा घेरा 100, यानी अगर इससे नीचे आए तो 100 पे निशान लगा दिया। फिर ये बड़ा इसके नीचे गए तो ये 90 पे निशान लग गए। फिर ये 80 वाला घेरा है, नीचे चले आए 80 पे। फिर ये बीच में 70 वाला है, 70 पे। फिर इधर 70 पे, अगर इसको देखें तो फिर 80 पे। फिर ये बाहर वाला आ गया आपका 90 पे और सबसे बाहर वाला फिर से 100 पे। यदि आप इनको मिलाएं ऐसे तो ये घेरा जो है किस चीज को दर्शाया है यहाँ पे, ये दर्शाया है किसको, एक घाटी को यानी वैली को, या फिर एक गड्ढे को यानी डिप्रेशन, ठीक है ना। ये गड्ढा या डिप्रेशन को दर्शाया है या फिर किसी घाटी को दर्शाया है, जबकि यहां वाला प्लान जो दर्शाया है वो किसी पहाड़ी को दर्शाया है। ये भी प्लान है। तो हम लोगों के पास यदि केवल कंटूर का प्लान हो तो हमको उसके एलिवेशन की जानकारी भी क्या होती है, मिल जाती है। तो इससे आपने क्या समझा, इससे आपने समझा कि कंटूर का मैप बड़ा महत्वपूर्ण मैप है, क्योंकि उस मैप में खींची गई लाइनों की ऊंचाइयां भी उस मैप में दी गई रहती हैं। और जो कंटूर का मैप बनता है उसमें उससे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, उससे हमारा उद्देश्य क्या है। पहली बात कि अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, सबसे पहली बात कि हमने कंटूर का आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बताया, ठीक है ना। कंटूर का हमने एक कंसेप्ट बताया। अब एक चीज समझिएगा, यदि हम इसको समझें कि कंटूर रेखा क्या होती है, तो ये सारी कई बंद कंटूर रेखाएं। अच्छा, कंटूर रेखाएं बंद है, हो सकता है खुली भी होती, लेकिन खुली कंटूर रेखा नहीं हो सकती है। क्यों? अगर कोई रेखा 100 वाले पॉइंट को कनेक्ट की, फिर 100 सारे 100 को कनेक्ट करेगी, तो कहीं ना कहीं वापस फिर इसी 100 पे आके मिलेगी। तो एक चीज जान लीजिए, कभी भी कोई भी कंटूर रेखा बंद ही होती है, खुली नहीं हो सकती। हो सकता है कि वो कंटूर रेखा ऐसे बंद हो, लेकिन कागज पे तुम पूरा नक्शा ना बना के आधा बनाए हो जिस पर कंटूर रेखा कटी सी दिखे। तो एक चीज जान लीजिए कि हो सकता है कंटूर रेखा नक्शे पर बंद ना दिखे, नक्शे पर वो एक टुकड़ा दिखे, लेकिन क्षेत्र में यानी फील्ड में एक्चुअली वो कहीं ना कहीं बंद जरूर होगी। ये कंटूर रेखा की विशेषता है, ठीक है। तो पहली बात हमने ये समझा कि कंटूर रेखा क्या होती है। सबसे पहले हमने ये समझा कि कंटूर रेखा क्या होती है। कंटूर रेखा वह रेखा होती है जो एक समान ऊंचाई के बिंदुओं को मिलाती है। साथ साथ कंटूर प्लान, देखिए ये सिंपल नक्शा था, ये प्लान था, वो भी प्लान है। ये प्लान ये नहीं बता पाया कि नीचे वाला मकान कैसा है, लेकिन इसी प्लान पर यदि देखें तो इसका ऊंचाई देखो, अगर यहां ध्यान दो, अगर इस रेखा का आरएल लिखा रहता 92 और इसका आरएल लिखा रहता 90, तो हम समझ जाते कि ये ऊंचाई पर है 90 पर, ये 92 पे है, ये 90 पे, यानी इससे 2 मीटर डाउन है। लेकिन फिर ये रेखा कंटूर नहीं रह जाती। क्यों? क्योंकि ये 90 से 92 तक ग्रेजुअली बदलता, तो ये एक कंटूर रेखा नहीं रह जाती। और ये साइड वाली कंटूर रेखा हो सकती हैं, क्योंकि ये 90 पर है, ये 92 पे है, लेकिन ये जो ढाल पे है उसकी ऊंचाइयां लगातार बदल रही हैं। तो कंटूर रेखा तो वो रेखा है ना जिसकी ऊंचाई एक समान होती है, फिर ये दोनों एक कंटूर को प्रदर्शित कर ही नहीं पाते। माने इससे ये तो आइडिया लग जाता कि ये दोनों अगर 90-92 का आरएल है तो इसका सीधा अर्थ हुआ कि ये एक मकान है जिसका एक हाइट ज्यादा एक हाइट कम है। कंटूर का नंबर दर्शाने से ये होता है। अब एक चीज और समझिएगा, क्या करें इस नक्शे का, कंटूर का क्या प्रयोग करें। जान गए हम कंटूर का करना क्या है हमको। यदि हमारे पास कंटूर का मैप उपलब्ध हो जाए दोस्त,
तो हम कई काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। और यकीन मानिए बहुत बेहतरीन ये टॉपिक होगा, मैं इसको पढ़ाऊंगा, हो सकता है इस वीडियो में ना हो पाए, अगले वीडियो में बताना पड़े। लेकिन कंटूर के जो मैप होता है ना, कंटूर का मैप बनाया जाता है, उसको बनाने की विधियां भी आपको पढ़नी है। लेकिन यदि कंटूर का मैप यदि आपको मिल जाए तो उस मैप से कई सारी प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व हो सकती है। बनता कैसे है और फिर बनने के बाद वो नक्शे रखे जाते हैं ताकि उनका प्रयोग हो पाए, वो प्रयोग उनका कैसे करेंगे, ये बातें तो अगली वीडियो में करेंगे। आज हम लोग पहले कंटूर को से जुड़ी हुई कुछ बातों को समझेंगे। अभी हमने केवल कंसेप्ट समझा, अभी हमने केवल क्या समझा, कंसेप्ट ऑफ कंटूर। देखिए पहला टॉपिक क्या था, कंसेप्ट ऑफ कंटूर, ये पहला टॉपिक हमने आज समझा। ठीक है, अब एक चीज को यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, क्या कि देखिए कंसेप्ट ऑफ कंटूर आप क्लियर कर चुके, अब हमें पढ़ना पर्पज ऑफ कंटूरिंग। कंटूरिंग पढ़ने का आपका उद्देश्य क्या है, आप क्यों पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद पढ़ेंगे कंटूर इंटरवल और हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट के बारे में। ठीक है, तो पहले कंसेप्ट समझे कंटूर क्या है। अब एक चीज जान लीजिए, कंटूर समझ गए लेकिन कंटूरिंग नहीं समझे, तो मैं एक चीज बता दूं आपको, कंटूर तो आपने समझा कि कंटूर एक रेखा होती है जिसकी ऊंचाई पहले से क्या, ऊंचाई क्या होती है, एक समान होती है उस पर स्थित बिंदुओं की। लेकिन कंटूरिंग क्या होता है, कंटूरिंग, कंटूरिंग का हिंदी होता है समोच्च रेखण। किसको क्या बोलते हैं, समोच्च रेखण। एक चीज जान लो दोस्त, कंटूर लाइन या कंटूरिंग समोच्च रेखण क्या होता है। तो देखो, तुमने कंटूर रेखा सुना, कंटूर रेखा का पता करना और उनको खोज करके नक्शे पर उतारना और फिर उनको मिला के लाइन खींचना, इस क्रिया को कहते हैं कंटूरिंग। मतलब कंटूरिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द पॉइंट ऑफ इक्वल एलिवेशन, प्लॉटिंग देम ऑन द पेपर एंड ड्रॉइंग द कंटूर लाइंस। यानी कंटूर लाइंस को कागज पर बनाने की जो क्रिया होती है, देखो वास्तव में तो हवा में कोई कंटूर दिख नहीं रहा है, लेकिन किसी जगह का यदि कोई मैप हो तो कागज पे तो खींचा जा सकता है ना, कि अरे कागज पे ये सारे पॉइंट जो है ना वो एक समान ऊंचाई के बिंदुओं को मिला रहे हैं। एक एग्जाम्पल मैं तुम्हें यदि दूं कि कंटूर का प्रत्यक्ष एग्जाम्पल कहां मिलेगा, तो शांत जल की सतह, यदि कहीं पर कोई तालाब है और वो उसमें पानी में उथल फुथल नहीं है, यानी लहरें नहीं उठ रही हैं, शांत पानी की जो सतह होती है वो एक कंटूर सतह को प्रदर्शित करती है। कंटूर सतह क्या होती है, कंटूर सतह मतलब होता है उस सतह पर सभी, देखो कोई तालाब जब होता है ना, तो मान लो ऐसे पृथ्वी की सतह है और कोई गड्ढा यहाँ पे है, समुद्र है, या समुद्र में तो लहरें होती हैं, शांत तालाब है तो तालाब में पानी कुछ इस टाइप से होता है, तालाब में जो पानी का लेवल होता है वो कुछ इस टाइप से होता है कि इसकी जो सतह पे स्थित बिंदु है ना, इन बिंदुओं के पृथ्वी के केंद्र से जो ऊंचाई होती है ना वो एक समान होती है, बशर्ते ये स्थिर रहे, इसमें हलचल ना पैदा हो रही हो। तो ये जो शांत पानी की सतह होती है यानी स्टिल पॉन्ड, स्टिल पॉन्ड यानी शांत पानी की सतह जो है, स्टिल पॉन्ड सोज और रिप्रेजेंट्स, वी कैन से स्टिल पॉन्ड represents कंटूर सरफेस। स्टील पॉन्ड जो होता है वो एक कंटूर सतह को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। स्टील पॉन्ड एक कंटूर सतह को प्रदर्शित करता है। ठीक है, यानी अगर शांत पानी की सतह है तो वो सतह ही पूरी कंटूर है, और उस सतह पे कोई काल्पनिक रेखा एज्यूम कर लो कि शांत पानी की सतह है, उस पर एक रेखा तुम एज्यूम कर लो कि उस पर एक लाइन है, वो लाइन कंटूर लाइन कही जाएगी। बात समझ रहे हैं, शांत पानी की सतह के ऊपर एक ऐसा धागा डाल दो जो उसमें डूब नहीं रहा है, तैर रहा है, तो वो धागा जो होगा ना वो एक तरह का कंटूर सतह होगा, वो प्रत्यक्ष दिखाई भी देगा तुमको, कंटूर लाइन होगी वो धागा। यानी कंटूर सतह में स्थित कोई रेखा कंटूर रेखा होती है। तो कंटूर रेखा वैसे प्रत्यक्ष रूप से देखी नहीं जाती, लेकिन कागज पे इन्हें दर्शाया जाता है। तो हमने बताया कंटूरिंग क्या होता है, कंटूरिंग इज द प्रोसेस ऑफ finding points of equal elevation, and drawing contour lines by plotting them
ऑन द पेपर, यानी कंटूरिंग वह प्रक्रिया है जिसमें क्षेत्र में समान ऊंचाई के बिंदुओं को ढूंढकर उनको कागज पर प्रदर्शित करके कंटूर रेखा खींची जाती है। इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को कंटूरिंग कहते हैं। कंटूर रेखा है, कंटूरिंग प्रोसेस है। समझ गए हम बात? अब मान लीजिए हम लोग जान गए, चलिए हमने कुछ बिंदुओं को ढूंढा। कैसे ढूंढेंगे दोस्त, थोड़ा सा लेक्चर सुनो तब समझ में आएगा। एक आध दो लेक्चर तक जाते जाते ये बातें आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। यानी कंटूरिंग से हमने समझ तो लिया कि ये सब है और ये समान ऊंचाई के बिंदुओं को मिलाती है। अब जब हम बात करेंगे यार ये कंटूर का करना क्या है, ये कंटूर का करना क्या है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा कि करना क्या है। मैं तो करके दिखाऊंगा कि क्या करना है, लेकिन अगले ही वीडियो में, ज्यादा पेशेंस नहीं रखना है, अगले ही वीडियो में। लेकिन पहले उससे जुड़ी हुई कुछ चीजें तो समझ लें। अब एक चीज जान लो, सबसे पहली चीज कि यदि हम लोग इसके बाद पर्पज की बात करें कि कंटूर का हमारा पर्पज क्या है, यानी पर्पज ऑफ कंटूरिंग का क्या मतलब है, यानी कंटूर का उद्देश्य क्या है। पर्पज ऑफ कंटूरिंग यानी कंटूरिंग की जो प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, इसको हिंदी में बोलेंगे समोच्च रेखण के उद्देश्य। समोच्च रेखण के उद्देश्य, उद्देश्य क्या होते हैं समोच्च रेखण के, जरा ध्यान से समझिएगा। समोच्च रेखण के उद्देश्य क्या होते हैं, एक चीज जान लीजिएगा। मैं कुछ पॉइंट्स बोलूंगा लेकिन अभी शायद वो आपको समझ में आए कि ये उद्देश्य कैसे इससे पूरा होगा। मैं उद्देश्य बता दूंगा, जैसे मान लीजिए कोई काम शुरू करने गए तो हमने बताया कि ये काम से ना ये चीजें कंप्लीट होंगी। अब जो कभी किया नहीं है वो कैसे जानेगा कि कैसे होगा, वो करेगा तभी समझेगा, लेकिन आइडिया तो लग जाएगा कि ये होता है। तो पर्पज ऑफ कंटूरिंग में यदि हम लोग वन बाय वन कुछ पॉइंट्स को कवर करें कि कंटूर क्या क्या करता है, तो सबसे पहली चीज, कंटूर का नक्शा देखकर हम उस क्षेत्र के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं कि वह समतल है अथवा नहीं है। थोड़ा तो आपने पीछे देखा, आपने कंटूर मैप देख करके ये बता दिया कि ये समतल नहीं है बल्कि ये एक पहाड़ी को दर्शा रहा है, और एक समतल नहीं है बल्कि ये एक घाटी को दर्शा रहा है। यानी कंटूर रेखा कहीं ना कहीं क्षेत्र के उबड़ खाबड़ या समतल होने की जानकारी देता है। हमारा पहला उद्देश्य है कंटूर मैप का क्या, यह जानना कि हमारा क्षेत्र समतल है अथवा नहीं। दूसरा, कंटूर मैप के आधार पर हम लोग किसी सड़क, किसी नहर या किसी रेलवे लाइन का संरेखण कर सकते हैं निश्चित ढाल पर। कंटूर मैप की मदद से हम लोग सड़क, रेल मार्ग या फिर नहरों का संरेखण सही ढाल पर कर सकते हैं। कैसे करेंगे दोस्त, इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, मैं समझाऊंगा। उद्देश्य में यूजेज भी है। उद्देश्य मतलब क्या होता है, हमारा ये उद्देश्य है, हमारा आपको पढ़ाने का ये उद्देश्य है कि आप अच्छा कर पाए। तो हमारे पढ़ाने का यूज भी तो यही हो रहा है कि आप अच्छा कर पाए, उद्देश्य ही प्रयोग है। ठीक है, तो अभी इनको भी समझेंगे। कंटूर मैप की मदद से ना, आप जानते हैं कहीं का अगर कंटूर मैप आपके पास रहे तो उस क्षेत्र को भरने में कितनी मिट्टी लगेगी, या कोई पहाड़ी वगैरह है उसका कंटूर मैप है तो हम ये भी पता लगा सकते हैं कि उस पहाड़ी को काटेंगे तो कितना मिट्टी निकलेगा उसमें से। कंटूर मैप कहीं ना कहीं अर्थवर्क यानी मृदा के कटाई भराई की भी जानकारी देता है। दूसरा चीज, कंटूर मैप की मदद से हम लोग किसी क्षेत्र का कैचमेंट एरिया, यानी उसका जो कैचमेंट का मतलब होता है अपवाह क्षेत्र, वो भी पता लगा सकते हैं। अपवाह क्षेत्र या कैचमेंट एरिया कैसे पता लगाएंगे, मिट्टी से कैसे तैयारी करेंगे, इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे, वन बाय वन समझेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए उद्देश्य क्या है, मैं नाम एक एक बार बोल देता हूं, झटके में सुन लीजिएगा। यह क्षेत्र के बारे में जानकारी देता है। कैसे करेंगे वो अभी मत पूछिए, अभी जस्ट अगले लेक्चर में वो सब बताऊंगा मैं, लेकिन मैं अभी बोल दे रहा हूं कि इससे क्या क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। कंटूर का नक्शा किसी क्षेत्र के समतल होने अथवा न होने की जानकारी देता है। कंटूर नक्शे की मदद से किसी भी नहर, सड़क या रेल मार्ग की उचित ढाल पर संरेखण यानी अलाइनमेंट निर्धारित किया जा सकता है। इसके साथ साथ इसके मदद से अर्थवर्क यानी मृदा कार्य की गणना की जा सकती है। किसी नक्शे की मदद से किसी जलाशय या किसी रिजर्वायर में पानी कितना इकट्ठा होगा उसकी मात्रा निकाल सकते हैं। कंटूर नक्शे की मदद से किसी क्षेत्र का क्रॉस सेक्शन तैयार कर सकते हैं। क्रॉस सेक्शन कैसे तैयार करते हैं वो आपने अभी मैंने आपको दिखाया कि था एक प्लान, प्रोजेक्शन गिरा करके हमने क्रॉस सेक्शन बना के बताया कि ये पहाड़ी है। कंटूर नक्शे की मदद से क्रॉस सेक्शन बना सकते हैं। दूसरा, कंटूर नक्शों की मदद से दो बिंदुओं के बीच में इंटरविजिबिलिटी यानी अंतर्दृश्यता ज्ञात की जा सकती है। अभी क्यों कैसे की जाएगी वो सब बाद में बात करेंगे। दूसरा चीज,
नक्शे की मदद से हम लोग ये जान सकते हैं कि कोई क्षेत्र पहाड़ी है, ढालू है या फिर समतल है। हमें नक्शे की मदद से ये भी जानकारी लगा सकते हैं। साथ साथ अपवर्ड और डाउनवर्ड ढाल भी लगाया जा सकता है यदि कंटूर की सही जानकारी हो। पर्पस जान तो गए लेकिन वो पर्पस समझ नहीं पाए कि कैसे करेंगे। बट चिंता मत करिए, पर्पस लिखने के लिए आया तो ये सब आप लिखेंगे, लेकिन कैसे करेंगे वो भी आपको अगले लेक्चर में समझ में आ जाएगा। फिलहाल पर्पस के बाद जो हमें पढ़ना है, हालांकि पर्पस उसी समय पढ़ना चाहिए था, लेकिन पर्पस के बाद चूंकि ये पहले दिया है ना सिलेबस में पहले दे दिया आपको। यहां से अगर आप ध्यान देंगे सिलेबस में पर्पस आप कंटूरिंग तुरंत दे दिया, लेकिन दोस्त हम लोग समझ जान तो गए लेकिन लिखेंगे नहीं अभी। तो पर्पस ऑफ कंटूरिंग क्या है, कंटूरिंग के पर्पस क्या हो मैंने आपको बोला, लेकिन उनकी एक एक लाइन को यूजेज ऑफ कंटूर, इसी में आगे यूजेज ऑफ कंटूर भी है, ठीक है, उसी में समझेंगे उसको कि उनका कैसे यूज करके हम अपना पर्पस सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले दो टर्मिनोलॉजी जो बहुत जरूरी है, एक चीज होती है कंटूर इंटरवल यानी इसको बोलते हैं समोच्च रेखा अंतराल, और एक चीज होती है, पहले इसको समझ लीजिए फिर दूसरी के बारे में बात करते हैं, समोच्च रेखा अंतराल। और दूसरी चीज जो होती है उसको भी समझेंगे हम लोग, वो क्या है उसको भी जान लीजिए। समोच्च रेखा अंतराल पहले समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट यानी क्षैतिज समतुल्य को समझेंगे, ठीक है। समोच्च रेखा अंतराल क्या होता है, जब आपने अभी पहाड़ी बनाया, ठीक है ना, एक पहाड़ी का ऊपर वाला क्रॉस सेक्शन, फिर नीचे, तो आपने यहां पर बनाया तो पहाड़ी थी, तो यहां पर आपने लिखा 70, इसको लिखा आपने 80, इसको लिखा 90, यानी आप यहां पर देख रहे हैं कि ये किसको दर्शा रहा है, ये एक डिप्रेशन को दर्शा रहा है। यदि ये बढ़ता, ये पहाड़ी नहीं है बल्कि ये क्या है, डिप्रेशन था। पहाड़ी होगी तो इधर 70, इधर 80, इधर 90 रहेगा, और अंदर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो ये एक पहाड़ी हो जाएगी। देखिए नीचे से ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, तो ये पहाड़ी है। एक बात बताइए यहाँ पे, समझिए, पहले मैं परिभाषा नहीं बोल रहा हूं, अभी मैं समझा रहा हूं कि कंटूर इंटरवल क्या होता है, फिर मैं परिभाषा भी बताऊंगा। कंटूर इंटरवल होता क्या है कि एक रेखा है, दूसरी रेखा है, तो ये बताइए ये रेखा 100 मीटर की ऊंचाई पर है, दूसरी वाली रेखा 90 है, तो इनके बीच में एक अंतराल है। अच्छा मैं मान लीजिए ऐसा करूं कि एक ऐसे लाइन है और एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूं, ऐसे, ठीक है ना, और इसको लिखूं 100, इसको लिखूं 90, तो क्या ये पॉसिबल है कि ये काफी नजदीक हो, ये काफी दूर हो जाए? बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे? अगर मैं यहां पर देखूं इसको, तो ये पहाड़ी होगी, इधर आराम से धीरे धीरे उतरा होगा। जैसे मान लो एक पहाड़ी है, सपोज करिए इसकी चोटी है, एक पहाड़ी ऐसे है, अच्छा दूसरे तरफ इसकी ढाल ज्यादा है, मान लो पहाड़ी ऐसे है, ध्यान समझो, पहाड़ी ऐसे है, इसकी ढाल ज्यादा है, तो यदि हम इसका घेरा ऊपर से देखेंगे तो एक घेरा तो यहीं चलो बन गया ऐसा, ठीक है, दूसरा घेरा जब इस ऊंचाई पर और इस ऊंचाई का बनाएंगे तो ध्यान से देखना ये कैसा बनता है। अगर इसका प्रोजेक्शन तुम गिराओगे तो यहां से ऐसे बनेगा, देखो ध्यान से बन रहा है कि नहीं, इसको ऐसे समझो, ऐसे बना, और यहां वाला जब बनाओगे तो ये और दूर, यानी पहाड़ी का घेरा देखना कैसे बना, ऐसे बना, दूसरा वाला घेरा तुम्हारा ऐसे बना, और तीसरा वाला घेरा ऐसे बना। तो ये बिल्कुल संभव है ऐसा कि अगर अब एक पल के लिए इस पहाड़ी को तुम जैसा था उसको तुम थोड़ी देर के लिए ऐसे भूल जाओ, ठीक है, यही तो इसका घेरा है, प्रोजेक्शन गिरा गिरा के बना है, तो ये इसके घेरे हैं। यदि आप इनके इस प्रोजेक्शन को भी हटा दो तो उसी पहाड़ी से घेरा बना, चूंकि पहाड़ी ऐसे लेटी हुई थी एक तरफ, अगर आप ध्यान दें तो ये पहाड़ी ऐसे लेटी हुई थी, इसका ऊपर वाला और इधर तक ऐसे फैला हुआ था, तो ये लेटी पहाड़ी थी। जिधर खड़ी ढाल रहती है ना उधर दूरियां कम होती हैं, जिधर ढाल चपटी रहती है उधर दूरियां क्या होती हैं, ज्यादा होती हैं। तो ये पहाड़ी ही है, एक तरफ खुला खुला और एक तरफ नैरो दिखा रहा है, क्योंकि पहाड़ी इधर से कम ढाल पे है और इधर से इसकी ढाल क्या है, ज्यादा है। ये लगभग 80 डिग्री की ढाल है या 70 डिग्री की, और ये ढाल कितनी है, 60 डिग्री की या उससे भी कम है। तो ये हिसाब किताब बनता है। तो मैं एक चीज बता दूं कि ये 36 दूरियां बदल रही हैं, लेकिन क्या इस घेरे का यदि RL 100 है तो क्या इस घेरे का जो RL है वो 90 है, ये 80 है, तो ये बताइए इसमें ऊर्ध्वाधर अंतर कितना है। अगर मैं इस घेरे की बात करूं तो ये इसकी ऊंचाई कितनी है, 100, और इस घेरे की यदि बात करूं यहां से दूसरे वाले घेरे की, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, यहां से नीचे आया 90, और इस घेरे की बात करूं यदि यहां से यहां तक, तो इस घेरे की ऊंचाई कितनी है, 80, ये बड़ा घेरा 80 की ऊंचाई पर है, ये 90, ये 100, तो ये दूरियां तो बदल रही हैं, लेकिन क्या ये ऊर्ध्वाधर दूरियां कभी बदल सकती हैं नक्शे पर?
किसी कंटूर मैप में दो क्रमागत कंटूर रेखाओं के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी को, किसी कंटूर नक्शे में दो क्रमागत कंटूर रेखाओं के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी को कंटूर इंटरवल कहते हैं, यानी समोच्च रेखा अंतराल कहते हैं। क्रमागत, क्रमागत का मतलब इसके ठीक बाद वाली दूसरी, क्रम से दूसरी या तीसरी जो भी हो, तो दो क्रमागत कंटूर रेखाओं के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी यानी वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव कंटूर्स लाइन, कंजिक्यूटिव मतलब क्रमागत, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव कंटूर लाइन्स इज कॉल्ड कंटूर इंटरवल, ठीक है। यानी समोच्च रेखा अंतराल दो क्रमागत कंटूर रेखाओं के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी को कहते हैं, ठीक है ना। अब नक्शे पर ये चाहे लाइनें आपस में मिल रही हों, लेकिन कंटूर इंटरवल हमेशा दोनों के बीच का क्या रहता है, एक समान रहता है, एक 100 की ऊंचाई पर, या फिर जो जैसा रहे, 100 के बाद 99 हो सकता है, 99.5 हो सकता है, 100 से ऊपर 101.5, 100 जो जितने, लेकिन एक चीज रहता है कि एक नक्शे में कंटूर इंटरवल फिक्स रखते हैं। मतलब 100 के बाद यदि 90 है यानी 10 का अंतर है, तो अगला 85 नहीं हो सकता है, अगला फिर 80 होगा, अगला फिर 70 होगा। एक नक्शे में कंटूर इंटरवल फिक्स रखना जरूरी है। क्यों जरूरी है, इसके पीछे का उद्देश्य भी मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन अभी बताना आपके दिमाग से बाहर होने लगेगा, ठीक है ना। एक कंटूर के नक्शे में ये जान लीजिए कि कंटूर इंटरवल फिक्स रखा जाता है। उसके पीछे का वजह मैं अगली कुछ क्लास में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। जेई में पूछता है, आप लोगों में पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं वजह आपको बताता चलूंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए जानना यही है कि कंटूर इंटरवल फिक्स रखते हैं। तो आपने जान लिया कंटूर इंटरवल क्या है। परिभाषा मैंने बार बार बोली, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव कंटूर लाइंस इज कॉल्ड कंटूर इंटरवल, यानी कंटूर इंटरवल दो क्रमागत कंटूर रेखाओं के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी को कहते हैं। क्लियर है सभी को ये बात? वेरी गुड। अब बात करते हैं दूसरा चीज जो आता है, जिसको बोलते हैं क्षैतिज समतुल्य, यानी हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, यानी इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में क्षैतिज समतुल्य। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्षैतिज समतुल्य। एक चीज अच्छे से समझ लीजिएगा, अगर दो कंटूर रेखाएं हैं तो उनके बीच की क्षैतिज दूरी क्षैतिज समतुल्य कहलाती है। दो क्रमागत, हमने बोला दो क्रमागत कंटूर रेखाओं के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी को कंटूर इंटरवल कहते हैं। यानी यदि हम लोग पिछले नक्शे में बात करें तो कंटूर इंटरवल यहाँ पे कितना है, कंटूर इंटरवल कितना है, तो कहेंगे 100 माइनस 90 यानी 10, या फिर आप 90 माइनस 80 या 80 माइनस 70, किसी भी दो क्रम से कंटूर रेखाएं लीजिए, उनके मानों का अंतर ही कंटूर इंटरवल होगा। यानी यहाँ पे CI कितना होगा कंटूर इंटरवल, तो कहेंगे 10 होगा। लेकिन यदि हम लोग यहीं पर बात करें कि हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या होता है, तो दो क्रमागत समोच्च रेखाओं पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की क्षैतिज अंतर हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कहलाता है। ऊर्ध्वाधर अंतर को कंटूर इंटरवल कहते हैं, लेकिन क्षैतिज अंतर को हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कहते हैं। जैसे यदि हम लोग इस नक्शे पर देखें, वहां पर देखिए हॉरिजॉन्टल, अगर इन्हीं दो रेखाओं को लेते हैं, एक बाहर वाली को लेते हैं जिसका आरएल 70 है, एक अंदर वाली को जिसका 80 है। देखो 70 और 80 वाली कहीं पर काफी पास आ गई हैं, यहाँ पे काफी पास आ गई हैं, और यहाँ 70 और 80 वाली काफी दूर भी चली गई हैं इस जगह पे। यानी यही 70-80 वाली रेखाओं में यहां पर हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट लेस है, यानी कम है, यानी यहां पे हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट ज्यादा है, यानी मोर हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, क्योंकि समान ऊंचाई पर है, ये 80 पर है, ये 70 पे है, लेकिन यहां पर इनके बीच क्षैतिज दूरी ज्यादा है, यहां पे क्षैतिज दूरी कम है। एक चीज जान लीजिए, जहां पर ढाल बढ़ती है वहां हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट का मान घट जाता है। देखो यहाँ पे ढाल ज्यादा है ना, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस घट गई है, और जहां ढाल ऐसे कम हुई वहां हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट बढ़ जाता है। यानी हम लोग बात करें यहाँ पर तो हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज समतुल्य ज्यादा है,
क्षैतिज समतुल्य ज्यादा है यहाँ का, जबकि इन्हीं दोनों रेखाएं जो कि एक 80 है एक 90 है, यहां पर क्षैतिज समतुल्य क्या है, यहां पर क्षैतिज समतुल्य क्या है, बहुत कम है, क्षैतिज समतुल्य कम है, क्षैतिज समतुल्य कम है। तो एक चीज हमने समझ लिया कि क्षैतिज समतुल्य यानी कंटूर इंटरवल इसका हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट नक्शे पर दो क्रमागत कंटूर रेखाओं के बीच की क्षैतिज दूरी होती है। हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट के बारे में एक खास बात कि यदि कहीं किसी दो कंटूर लाइनों के बीच में हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कम हो तो वो अधिक ढाल को प्रदर्शित करती है, और यदि हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट ज्यादा हो तो वो कम ढाल को प्रदर्शित करती है। यानी फिर से मैं बोल रहा हूं, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट का कम होना उन दोनों बिंदुओं के बीच में अधिक ढाल को दर्शाता है, और यदि हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट ज्यादा है तो उनके बीच में कम ढाल को दर्शाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहाँ हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट ज्यादा हो, देखिए बहुत ज्यादा है यहाँ पे, यानी ढाल देख रहे हैं काफी कम है, ये तो 30 डिग्री पे आ गया है, यहाँ तो फिर भी ढाल ज्यादा है, ये ढाल इतनी दूर हो गए हैं कि 30 डिग्री के ढाल पर आ गया। यहीं जब नजदीक हुए हैं देख रहे हैं लगभग 90 डिग्री के ढाल पर पहुंचने वाला है। यानी इस ढाल में और इस ढाल में काफी अंतर है, क्योंकि यहाँ हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कम ढाल ज्यादा, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट ज्यादा ढाल कम। समझ में आ रही बात? यानी आज हमने समझा कि ये दोनों होते हैं, इनका यूज क्या है, कैसे प्रयोग करना है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी तो केवल समझना है, पहले जानते हैं फिर समझते हैं। आप हमें पहले जानेंगे कि कोई अश्विनी शर्मा है, समझने का नंबर तो बाद में आएगा, पहले जानिए फिर समझेंगे, ठीक है ना। तो अभी आगे बात करना है कुछ और टॉपिक पे, जिसमें हम लोग कंटूर इंटरवल को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात करेंगे। कंटूर इंटरवल को प्रभावित करने वाले कारकों को बात करेंगे, फिर उसके बाद कंटूर को खींचने के तरीकों पर। लेकिन तब तक के लिए आप इस चैप्टर को पढ़िए, इतने चीजों का रिवीजन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।